अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्जु काज़मी और आप देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी पीयूष शर्मा जी, सबको जानते हैं, उनके यूट्यूब चैनल पे भी देखा करते हैं और दूसरे चैनल्स पे भी हम उनकी बातें सुना करते हैं। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू आरजू जी, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन योर चैनल और नए साल की बहुत मुबारकबाद आपको, आपको भी सर, आपके लिसनर्स को भी, सबको। थैंक यू सो मच सर। सर आज हम बात करेंगे, एक तो राजेश खन्ना जी की बात करेंगे, जाहिर है कि फर्स्ट सुपरस्टार कहलाए। वैसे मुझे हैरत है कि फर्स्ट सुपरस्टार इनसे पहले की जनरेशन क्यों नहीं कहलाई, जिसमें देव साहब थे, दिलीप साहब थे, राज कपूर जी थे, कई लोग थे। तो आई डोंट नो कि ये फर्स्ट सुपरस्टार राजेश खन्ना साहब के टाइम से क्यों हुआ। दूसरी बात हम करेंगे किशोर कुमार जी की। और बहुत इन दोनों के ही जो है वो बहुत फैंस पाकिस्तान में भी मौजूद हैं। और राजेश खन्ना जी के तो जिस वक्त इनकी डेथ हुई थी तो पूरा टेलीकास्ट जो था वो हमारे पाकिस्तान के चैनल पे दिखाया भी गया था। और आई थिंक मुझे जहाँ तक याद पड़ता है 2012 में इनकी इनकी डेथ हुई थी। और उस वक्त जो है मैं वो पूरा टीवी पे देखते देखते ही मैं रो पड़ी थी। मैं वैसे बड़ी इमोशनल सी, मैं मूवी देख के भी रोने लगती हूँ। तो मैं रोई थी। और बड़े मैंने इनकी इनकी जो मूवीज हैं, आप बिलीव नहीं करेंगे, मैंने इनकी डेथ के बाद इनकी मूवीज देखी है। मैंने इनकी कोई मूवी उस वक्त तक नहीं देखी थी राजेश खन्ना जी की 2012 तक। अब इत्तेफाक कह लीजिए, लेकिन ये कि जब मैं अपनी मदर के साथ पुरानी मूवीज देखा करती थी तो ज्यादातर दिलीप कुमार और देव आनंद जी की और इस तरह से जो होती थी ना ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज, या शम्मी कपूर जी की, वो देखे। राजेश खन्ना जी की जरा कमी हुई। लेकिन उसके बाद मैंने ला ला के ना, यहाँ पे सीडीज मिल जाती हैं, डीवीडीज मिल जाती हैं, डीवीडीज ला ला के मूवीज देखी। लेकिन हाँ, सॉन्ग्स जरूर देख रखे थे और सॉन्ग्स बहुत सुन भी रखे थे। लेकिन उनके साथ मूवी कौन सी है वो नहीं देखी, बल्कि कई मूवीज देखे तो मुझे लगा कि सॉन्ग ही बस ठीक था। कई मूवीज मुझे इतनी अच्छी भी नहीं लगी, मगर बहुत ज्यादा एक एक नाम उनका रहा। क्या कहेंगे आप, सबसे पहले अगर हम राजेश खन्ना जी की बात करें? देखिए, राजेश खन्ना हमेशा से ही एक्टर बनना चाहते थे। तो वो स्टेज के ऊपर ड्रामा थिएटर्स को भी करते थे काम, अपने कॉलेज थिएटर ग्रुप में भी थे। वैसे राजेश खन्ना और जितेंद्र जो थे वो दोनों एक ही कॉलेज में एक साथ पढ़ते थे और राजेश खन्ना उन दिनों भी थिएटर में काम करते थे और वो हमेशा ही एक्टर बनना चाहते थे। तो उनको फिर जब वो जैसा होता है थिएटर्स में भी और स्टेजेस पर भी, और उस तरह से एक रिकॉग्निशन उनको मिल चुकी थी कि जतिन, उनका नाम तो जतिन था ना, जतिन खन्ना नाम का एक लड़का है, वो अच्छा काम करता है वगैरह वगैरह। तो लोगों ने इनको सोचा था कि इनको, फिर उन्होंने कंपटीशन में पार्ट लिया, वो जो फिल्म स्टार बनने की कंपटीशन होती है, और उसमें ये टॉप पर आए तो उनको कमिटमेंट हो गई कि हम लोग आपको लेके फिल्म बनाएंगे। तो उस कमिटमेंट के दौरान, क्योंकि जो यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स के ग्रुप था जिसमें 6 प्रोड्यूसर्स थे शायद, वो 6 ने कहा था कि हम आपको लेके फिल्म्स बनाएंगे। तो जब 6 प्रोड्यूसर्स आपको बोल दें कि आपको लेके फिल्म बनाएंगे तो आपकी 6 फिल्में तो बनेंगी ही बनेंगी ना। तो वो उनका चांस होता है कि बड़े बड़े प्रोड्यूसर की आप फिल्म बनाएंगे तो हिट भी होगी। तो उन लोगों ने इनको लेके फिल्म बनानी शुरू की थी। तो उस तरह से आप कह सकते हैं कि नासिर हुसैन ने इनको साइन करके बहारों के सपने बनाई थी और जीपी सिप्पी ने साइन करके राज बनाई थी। तो ये दोनों फिल्में जो है पहले रिलीज हो चुकी थी और शक्ति सामंत ने फिर इनको साइन किया। अब ये सच है कि आराधना के बाद तो सुपरस्टार ये बने हैं, आराधना ने इनको सुपरस्टार बना दिया है। लेकिन उसके पहले भी ये 5-7, अब चेतनानंद के साथ आखिरी खत में इन्होंने काम किया था। तो ये फिल्में पहले कर चुके हैं और उन फिल्मों में भी इनको एक वो मिला था कि ही इज अ डिसेंट एक्टर, अच्छे एक्टर। ये एक उनको लोगों ने कहा था, क्रिटिक्स ने भी और लोगों ने भी, कि एक्टर अच्छा है। पर वो दीवानापन इनका नहीं हुआ था तब तक। दीवानापन इनका हुआ है जब ये आराधना में इन्होंने एक्ट किया और किशोर कुमार साहब के साथ इनका मेल हो गया। अब इसकी एक मिनट के लिए इसकी कहानी जरा समझ लेते हैं। शक्ति सामंत ने मुझे बताया था, शक्ति सामंत ने मुझे खुद बताया था कि अगर मेरा बस चलता तो मैं जिंदगी में किसी हीरो को साइन ही ना करता सिवाय शम्मी कपूर, क्योंकि वो कहते हैं मुझको शम्मी कपूर से ऊपर कोई हीरो चाहिए ही नहीं, कभी चाहिए ही नहीं था। ही वॉज माई बेस्ट हीरो। फिर वो कहते हैं लेकिन मैं करूं क्या, उसका पेट ही बढ़ता गया और उसकी साइज मोटा होता गया और पेट बढ़ता गया, तो मैं उसको फिल्मों में फिर ले नहीं पाया।
और मैंने उसको कहा अपने आप को कंट्रोल करो। फिर भी जो लास्ट मैंने उसके साथ फिल्म की थी, आई थिंक जाने अनजाने नाम है उसका, कहते जो लास्ट फिल्म की थी उसमें भी वो इतना फूला हुआ लग रहा था, मोटा लग रहा था, फिर मैं आई कुड नॉट हेल्प इट, तो मुझे फिर नया एक स्टार लेना पड़ा, एक्टर लेना पड़ा। पर वैसे भी फिर मैंने क्या किया कि अपना सब्जेक्ट मैटर चेंज कर दिया। तो इन्होंने एक बंगाली कहानी उठा ली, बंगाली स्टोरी, बंगाल बेस्ड स्टोरी जो थी, जो कि एक औरत के ऊपर बेस्ड है, पर उसके साथ दो हीरोज, एक ही हीरो का फादर एंड सन का रोल हो सकता है। तो उसमें तो शम्मी कपूर फिट होने वाले थे नहीं। तो जब नहीं फिट होने वाले थे, जब उस स्टोरी को मैंने उठाया, तो आई वाज स्टार्टेड लुकिंग फॉर अ न्यू हीरो। और फिर मुझे देखा कि मैंने कमिटमेंट की हुई है यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स की कि मैं इनको लूंगा, तो मैंने इनको साइन कर लिया। तो फिर उसके बाद बाकी सारी की कहानी बननी शुरू हुई कि सब्जेक्ट क्योंकि बंगाल का था, तो मैंने एस डी बर्मन को साइन किया म्यूजिक देने के लिए। और बर्मन दादा ने कहा कि किसके लिए गाने बनेंगे, तो हमने कहा एक नया लड़का है, ऐसा लड़का है, ये लड़का है। तो बर्मन दादा ने उस हिसाब से गाने सोचने शुरू किए। फिर हमने कहा कि जब नया लड़का है तो क्या किया जाए, इसकी आवाज़ कौन सी डाली जाए। तो दादा बर्मन ने कहा कि किशोर कुमार को यूज़ करते हैं। अब किशोर कुमार जो थे तब तक प्लेबैक नहीं किया करते थे, आम तौर पे नहीं करते थे। हालांकि आप कहेंगे इस फिल्म में इसके लिए, उस फिल्म में उसके लिए किया, तो हो सकता है, लेकिन आम तौर पे नहीं करते थे। सर देवानंद साहब तो के लिए तो करते थे ना, देव साहब के बस लिए? बस एक देव साहब के लिए करते थे, देव साहब के लिए या अपने लिए। अब ये ठीक है कि भूत बंगला में उन्होंने महमूद के लिए प्लेबैक किया हुआ है, या फिर पड़ोसन में उन्होंने सुनील दत्त के लिए कर दिया है, या पड़ोसन में तो अपने लिए ही कर रहे हैं, सुनील दत्त तो यूं ही दिखा रहे हैं वो। लेकिन इस तरह के कुछ आपको एक्सेप्शंस मिल जाएंगी। सॉरी। लेकिन वो प्लेबैक यूजुअली नहीं करते थे। तो दादा बर्मन ने जब उनको बुला के कहा कि हमको एक, तुमको प्लेबैक करना पड़ेगा, और ये एक लड़का है, इसके लिए करना है, नया लड़का है, तो हम इसको तुम्हारे घर भेजते हैं, तुम जरा इसको मिल लो। तो किशोर ने कहा कि मैं मिलूंगा उसको, अगर मैं मैनरिज्म्स देखूंगा, बात करूंगा, अगर मेरे को जचेगा तो मैं करूंगा, नहीं तो मैं नहीं करूंगा। तो शक्ति सामंत ने इनके घर भेजा राजेश खन्ना को, किशोर कुमार को मिल के आओ। और किशोर कुमार तो पहले से एस्टैब्लिश्ड स्टार थे, तो राजेश खन्ना मना तो कर नहीं सकते थे, राजेश खन्ना एकदम नए थे उन दिनों में। तो ये कहते हैं कि 2 घंटे 2.5 घंटे ये किशोर कुमार के घर में रहे, और किशोर कुमार इनको ऑब्जर्व करते रहे, मैनरिज्म क्या है, बोलने का तरीका क्या है, बात कैसे करता है। राजेश खन्ना आके बाहर कहते हैं मुझे पता ही नहीं वो मिला क्यों, मुझसे कुछ पूछा ही नहीं उसने। तो और किशोर कुमार कहता है मेरा काम हो गया जो मुझे देखना था। तब तब उसके बाद जब गाने बनने शुरू हुए, तो ये चीज बैठाई गई कि किस तरह से उन मैनरिज्म्स को सूट करके ये गाने गाएंगे। अब 3 गाने हैं उसमें किशोर के, और 3 गाने किशोर के हैं, तो तीनों गाने किशोर के रिकॉर्ड हो गए पहले, और उसी तरह से किशोर ने अपने मैनरिज्म्स को अडॉप्ट किया, जैसा उनको लगा कि ये राजेश खन्ना के ऊपर बैठेगा। और फिर जब राजेश खन्ना को कहा गया कि इसको आप एक्ट करिए, तो उसको बहुत आसान लगा कि अरे ये तो मेरे टाइप का ही है, मैं कर सकता हूँ। सो इट वाज समथिंग लाइक दैट, सूट कहते हैं ना, हैंड इन ग्लव, उस तरह के एकदम बैठ गया सूट करके एक दूसरे के साथ। हालांकि उसके बाद 2 गाने उसमें बर्मन दादा ने रफ़ी के भी रिकॉर्ड करवाए थे उसके बाद, और वो भी राजेश खन्ना के ऊपर ही है। तो लेकिन फिर भी वो गाने जो बने थे, वो किशोर के गाने जो थे, वो उन्होंने तहलका मचा दिया। लेकिन सर आराधना से पहले भी तो कुछ मूवीज ऐसी थी जिसमें राजेश खन्ना साहब थे, और गाने भी उसके, एक मुझे मूवी का नाम नहीं याद आ रहा, लेकिन वो थी ना, वो शाम फिर नहीं आएगी, ब्लैक एंड व्हाइट मूवी थी, और उसमें राजेश खन्ना और उनके साथ वहीदा रहमान थी। अगर खामोशी, मैं गलत हूँ, खामोशी, खामोशी। खामोशी। लेकिन खामोशी का जो गाना है ना, वो शाम कुछ अजीब थी, वो आराधना के गाने के बाद रिकॉर्ड हुआ है। अच्छा, ओके। क्योंकि मैंने हेमंत कुमार को ये बात पूछी थी, जो इसके म्यूजिक डायरेक्टर थे, तो उन्होंने ये बताया था कि जब मैंने गाना रिकॉर्ड एक स्पूल रिकॉर्डर पर रिकॉर्ड करके अपनी आवाज़ में किशोर को भेजा कि गाने के लिए, तो किशोर ने मुझसे ये कहा था कि आपने इतना खूबसूरत गाया है, मैं तो ऐसे गा ही नहीं सकता, तो आप इसको अपनी आवाज़ में ही रखो, फिल्म में मेरी आवाज़ में मत करो। तो हेमंत कुमार ने उसको बताया कि नहीं, ये गाना काका के ऊपर पिक्चराइज होगा। तो जब मैंने उनको कहा कि काका पिक्चराइज होगा, तो
किशोर ने कहा ओहो काका पे होगा तो आई विल मैनेज, डोंट वरी। तो ये उनके वर्ड्स थे कि नहीं, मैं आई विल टेक केयर ऑफ इट, डोंट वरी। तो ये गाना जो है वो आराधना के बाद रिकॉर्ड हुआ है। आराधना के गाने 1968 में रिकॉर्ड हो चुके थे, 1968। तो उसके बाद रिकॉर्ड हुआ है ये इसका गाना, पर उसके पहले कोई किशोर का गाना राजेश पे रिकॉर्ड नहीं हुआ आराधना से पहले। तो फिर वो चल पड़े तो चल पड़े, इसमें कोई शक नहीं है कि फिर ये जो गाना आप बता रही हैं वो शाम कुछ अजीब थी, वो भी सुपर हिट हो गया, वो भी सुपर हिट हो गया। तो फिर वो एक इमेज, और इमेज के साथ किशोर बहुत ज्यादा सुपर हिट हो गए। और एक बात और सोच याद रखिएगा कि उन दिनों में जो हीरोज रफी के साथ अटैच थे, मोहम्मद रफी के साथ, वो हीरोज डाउनफॉल पर थे। चाहे वो दिलीप कुमार हो, चाहे शम्मी कपूर हो, चाहे राजेंद्र कुमार हो, ये सब एकदम अपने डाउन पर थे। इनका टाइम खत्म हो रहा था, लोग बोर हो रहे थे, इनकी फिल्में फ्लॉप हो रही थी। शम्मी कपूर की उन दिनों की 3, 4, 5 सब फिल्में फ्लॉप हो गई। राजेंद्र कुमार की फिल्में फ्लॉप हो रही थी, दिलीप कुमार एकदम ही फ्लॉप हो गए थे। तो उसका असर रफ़ी के ऊपर पड़ा हुआ था। तो ये हुआ था कि भाई अब रफ़ी को लेके सारे गाने गवाएंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि गाने फ्लॉप हो जाए या फिल्में फ्लॉप हो जाए। तो वो एक डर भी था। तो इसलिए, और दूसरी चीज जो थी वो हमको ये याद रखना पड़ेगा कि कमर्शियल होना दूसरी बात है, लेकिन एस.डी. बर्मन जो थे वो कभी भी कोई भी गाना जब कंसीव करते थे तो उनके दिमाग में जो सिंगर बैठता था वो उसी सिंगर से वो गाना गवाते थे। उनके अंदर ये एक था कि मेरे को जिस आवाज के लिए जो चाहिए ना, इस असर के लिए बस मैं वही लूंगा, चाहे वो हेमंत कुमार हो, चाहे मन्ना डे हो, चाहे किशोर हो, चाहे रफ़ी हो, वो उसको चेंज नहीं करते। वो गाना बदल देंगे मगर सिंगर नहीं बदले। तो उन्होंने तो ये सोचकर ही किशोर के साथ कंसीव किए थे उन गानों, मगर उसके बाद जब हिट हो गया तो फिर सभी ने किशोर के साथ लेना शुरू कर दिया राजेश खन्ना। लेकिन राजेश खन्ना की ये खुशकिस्मती थी कि वो सक्सेसिवली एक साथ, दूसरी फिल्म जो इसके साथ रिलीज हुई थी आराधना के साथ वो थी दो रास्ते। दो रास्ते में भी एक गाना रफ़ी का और एक किशोर का है, और दोनों गाने हिट हैं, दोनों ही गाने हिट हैं। लेकिन वहां भी किशोर बैठ गया राजेश खन्ना के ऊपर। और उसके बाद तो ये हुआ कि एक सक्सेशन में बहुत सारी फिल्में राजेश खन्ना की रिलीज हुई और वो एक, मतलब ये कहा जाए कि क्रेज बन गए। सर कटी पतंग में भी मोहम्मद रफी भी थे और मुकेश भी थे इनफैक्ट, और किशोर तो थे। हाँ, कटी पतंग में तो रफी नहीं थे, मुकेश थे। अच्छा, रफी नहीं थे, किशोर, वो एक गाना मुकेश का था, बाकी किशोर का ही थे सारे। वो तो ठीक बात है बिल्कुल। लेकिन फिर वही हुई बात कि किशोर के साथ इनका एक इमेज बैठ गई, और बैठने के बाद ये, क्योंकि सुपरस्टार कटी पतंग तक तो ये सुपरस्टार हो चुके थे और दीवानी हो गई। और इनको दीवाना बनाने में सबसे ज्यादा हाथ तो लेडीज का ही था, औरतें ही थी। लड़कियां पागल हो गई थी इनके पीछे, तो पागल हो गई थी। तो ये लगता था कि भी हमारा हीरो, हमारा हीरो, क्योंकि यंग थे, एक तो रोमांटिक थे और अच्छे थे देखने में, और कन्विंसिंग एक्टिंग करते थे और गाने अच्छे गाते थे, तो बस बहुत ज़्यादा सुपर हिट हो गए। और वो दीवानगी जो थी वो इस कदर हो गई थी कि इनके इनके लेवल की दीवानगी कभी किसी और स्टार को नहीं मिली, पहले भी नहीं मिली, बाद में भी नहीं मिली। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इनकी गाड़ी को रोक कर लड़कियां उस पर किस कर रही, ऐसा कभी नहीं हुआ। अब वो डिम्पल कपाडिया कहती है कि मेरी माँ भी करती थी, उनकी गाड़ी को रोक के उसको किस किया करती। तो वो ये ऐसा हाल। तो फिर लघु में चिट्ठियां लिख के भेजना, हो सकता है कि पहले किसी हीरो के लिए की गई हो, पर जिस जिस तादाद में इनके लिए की गई थी वो मतलब पागल थे। लेकिन सर कहते हैं कि फिर बहुत ज्यादा राजेश खन्ना जी जो हैं बहुत ज्यादा एरोगेंट हो गए थे, बहुत अपना शायद इतना पॉपुलैरिटी को संभाल नहीं पाए, ऐसी बात भी थी क्या? और कई लोग कहते हैं ऐसा कुछ नहीं था, कई उनके साथी कहते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बहुत हम्बल थे, बहुत अच्छे से काम करते थे, और कई कहते हैं कि नहीं हमें तो लिफ्ट ही नहीं कराते थे। नहीं, अभी रिसेंटली मैंने देखा। दो तीन बातें थी। एक बात तो ये है कि कभी भी जिंदगी में इन्होंने किसी हीरोइन के साथ मिसबिहेव नहीं किया, कभी नहीं किया। तो ये प्रोफेशनलिज्म तो उनमें था। दूसरी बात ये है कि ये
इनकी एक आदत थी जो कि ये कभी भी टाइम पर स्टूडियो में आते ही नहीं थे, हमेशा लेट आएंगे। अब लेट आएंगे को तो स्टूडियो और डायरेक्टर सब एडजस्ट कर सकते हैं कि हम इसको 9 बजे बोल कर आएंगे, ये 11 बजे तक आएगा, कोई बात नहीं, हमको पता है। लेकिन 11 की जगह 3 बजे आया तब तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। तो ये इनकी एक थी कि ये बड़ा लेट आया करते थे। तो ये मगर सर ये तो अक्सर हीरोज करते हैं। अभी मैं इंटरव्यू एक देख रही थी, अमिताभ बच्चन और उनके साथ शत्रुघ्न सिन्हा थे, तब भी यही हो रहा था कि अमिताभ कह रहे थे मैं 9 बजे आता था, ये 3 बजे आते थे। बिल्कुल, शत्रुघ्न सिन्हा भी ऐसे ही थे जो टाइम पे नहीं आते थे। लेकिन ये सारे हीरो नहीं करते हैं। अमिताभ बच्चन एकदम टाइम पे आते हैं, हाँ, सब हीरो नहीं करते हैं ये काम। देवानंद हमेशा हर जगह टाइम पर होते थे, हमेशा। दिलीप कुमार भी टाइम पर पहुंचते थे हर जगह। तो ये आप हर हीरो के साथ नहीं इस चीज को कह सकती आप। तो ये एक राजेश खन्ना का माइनस पॉइंट था। मगर मैं सोचता हूँ कि सबसे बड़ी इनकी जो नेगेटिव चीज जो काम की गई है वो ये है कि ये इन्होंने सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स रॉन्ग करनी शुरू कर दी। जो फिल्मों को सेलेक्ट करना शुरू किया कि कौन सी सेलेक्ट करूं कौन सी नहीं करूं, वो मुझे लगता है कि क्योंकि ये प्रोड्यूसर मेरा दोस्त हो गया या ये मेरा फ्रेंड है, उस चक्कर में इन्होंने फिर गलत फिल्में साइन शुरू कर दी, जो कि अब एक ही किस्म की कहानी या एक ही किस्म का कितनी बार देखेंगे लोग, 2 बार 4 बार, फिर बिल्कुल। तो ये सिलेक्शन ऑफ फिल्म्स इन्होंने रॉन्ग शुरू कर दी, उसके चक्कर में ये थोड़ा सा आउट हो गए। और फिर दूसरी चीज ये हो गई कि जब थोड़ी सी ढील मिली और एक सब्जेक्ट चेंज हो गया कि एंग्री यंग मैन का सब्जेक्ट आ गया, तो फिर रोमांटिक हीरोज थोड़े से आउट हो गए। लेकिन उसमें भी ये देखिए कि अगर रियली रोमांटिक हीरोज आउट हुए होते तो ऋषि कपूर कभी एक्टर हीरो बनता ही ना। बिल्कुल। तो इसका मतलब है कि उसका जगह तो थी, लेकिन इन्होंने सब्जेक्ट गलत सेलेक्ट किए थे। और सर सर ये तो अमिताभ बच्चन जी के ऊपर ये भी कहा जाता है कि उन्होंने जो कॉमेडियन से उनका काम भी खत्म कर दिया था, कि हीरो खुद कॉमेडी करने लगा था। वो तो सभी हीरोज के साथ हो गया था ऐसा, और सभी हीरोइंस के साथ भी तो यही हो गया था ना कि डांसर वांसर का रोल खत्म हो गया, सारी हीरोइन ही कैबरे करने लग पड़ी। तो ये तो सभी के साथ हो गया ना, एवरीबडी वाज डूइंग एवरीथिंग, ये तो हो ही गया। लेकिन सर वक्त के साथ साथ चीजें तो बदलती हैं, तो फिल्म्स भी यकीनन कब तक लोग उसी तरह देखते हैं। दूसरा मैंने देखा जो पुरानी मूवीज हम देखते हैं, चाहे वो दिलीप कुमार साहब की हो, राज कपूर जी की हो, या राजेश खन्ना या अमिताभ बच्चन जी की, उसमें ये हीरो हीरोइन कभी लड़का लड़की मुझे नहीं लगे। इवन ऋषि ऋषि कपूर सॉरी, मतलब बहुत मिच्योर लगते थे जब वो बोले थे जब कॉलेज जा रहा हूँ, किस एज में कॉलेज जा रहे हैं, मतलब समझ नहीं आती थी। हाँ, इवन अगर तो आप वो देख लीजिए दो रास्ते, उसमें भी वो मतलब कॉलेज से तो आगे का ही लग रहे थे सब लोग। मतलब राजेश खन्ना जी को छोड़ दें, उनके साथ के जो स्टूडेंट्स थे, जो उनके क्लास फेलो दिखाए गए थे, वो भी मुझे स्टूडेंट नहीं लगते थे। अब ये देखिए ना, ऋषि कपूर की जो पहली फिल्म है जो मेरा नाम जोकर, उसमें तो स्टूडेंट लगता ही है ना, हाँ वो तो छोटे नहीं, वो तो काफी टाइम लगे। वो तो लड़का। क्या कहना चाहिए, जो कर्ज फिल्म आई थी उनकी और फिर बॉबी आई थी, वो तो काफी टाइम तक वो एक लड़के वाली इमेज थी उनकी। मैं हाँ, उनसे पहले वालों को कह रही हूँ। नहीं, पर एक प्रॉब्लम और होती थी ना कि बहुत ज्यादा लड़के इमेज वाली लोगों को हीरो की तरह लोग एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो वो ज्यादा उनसे फिल्म में उनको उस तरह की रोल्स में एक्सेप्ट किया नहीं जाता था उनको। हीरोइनें भी सर अजीब, हीरोइंस भी अजीब साड़ी पहन के, और एक अजीब से उनका हेयर स्टाइल होता था, तो वो भी काफी मिच्योर लगा करती थी अपने ड्रेसिंग सेंस की वजह से। हाँ, साड़ियाँ तो खैर हमारी हर हीरोइन पहनती ही थी, पहले तो सभी पहनती थी। अभी भी पहनती है सर, अभी पहनती है, लेकिन अभी वो वाली लुक नहीं आती। अभी लड़की अगर साड़ी पहनती है तो वो लड़की ही लगती है। पहले तो वो साड़ी ऐसी पहनती थी कि पता ही नहीं लगता था कि मतलब ये कोई कॉलेज जा रही है कि क्या कर रही है। हाँ, पर बॉबी में तो डिम्पल कपाडिया को साड़ी पहनाई नहीं, शायद नहीं पहनाई। चेंज वहीं चेंज शायद वहीं से आया। हाँ, क्योंकि बॉबी में तो डिम्पल कपाडिया एकदम यंग लगती है, बच्ची जैसी। हाँ और है हाँ भी वो, उस वक्त वो 16-17 साल की थी। हाँ। तो नहीं, जो पहले हीरोइनें थी सर वो भी यंग एज में आती होंगी, लेकिन वो ड्रेसिंग सेंस की वजह से, जबकि अगर आप देखें कोई पुरानी मूवी जैसे अनाड़ी अनाड़ी हो गई, या तेरे घर के सामने जो देव साहब की है, उसमें जो नौतन थी तो वो शलवार कमीज और दुपट्टा लेके वो कॉलेज वॉलेज जा रही होती थी, या साइकिल चला रही है, या पड़ोसन में जिस वक्त वो सॉन्ग है ना मैं चली, तो उस वक्त वो लड़की वाली लुक आ रही है। इवन जंगली में सारा बानो जो है वो लग रहा है कि हाँ ये कोई छोटी लड़की है, मतलब यंग सी लड़की लग रही है। लेकिन ज्यादातर मूवीज में इस तरह की लुक नहीं आती थी।
हाँ ठीक बात है, क्योंकि लड़कियां मैच्योर होती तो मैच्योरिटी उनके शक्ल पे जल्दी आ जाती है ना। तो सर कुछ ड्रेसिंग वगैरह भी कुछ ऐसी हाँ होती थी, अभी तो ये भी हो सकता है कि अभी काफी चेंज है। अभी आजकल के जमाने में अगर देखें मूवीज जिस तरह से बनती है तो उसमें उसको लेकर, लेकिन वो तो जैसे वहीदा रहमान है, वो तो अक्सर कहा करती है कि मैं तो मना कर देती थी कि ये मैं नहीं पहनूंगी, वो मैं नहीं पहनूंगी, ऐसा वाला नहीं लूंगी, इसको आप ऐसा चेंज कर दीजिए। तो करती होंगी हीरोइन इस तरह, तो करती होंगी। तो फिर वो साधना का भी नाम था, साधना बड़ी फेमस थी इसके लिए कि मैं नहीं पहनूंगी, ये कपड़ा नहीं, ऐसा वाला नहीं, वो सारे। हेमा तो मालिनी के लिए भी कहते हैं। हेमा के लिए भी है, लेकिन ये सब जब ये करती थी तो फिर नेचुरली वो फिर जैसा करती थी वैसे ही लोग देते थे इनको, ड्रेस डिजाइनर्स वगैरह। तो एक वो सेट पैटर्न हो गया, ऐसा ही चलेगा। सर कव्वाली वगैरह नहीं गाई किशोर साहब ने? किशोर साहब ने कवालियां वो गाई है ना, वादा तेरा वादा, हम्म। है ना, वो कवाली है ना, थोड़ी सी जी, दुश्मन में जो है। दुश्मन फिल्म का। हाँ वो कवाली टाइप ही है, और उसको लक्ष्मीकांत प्यारे ने कहा था कवाली है, आपको ही गानी पड़ेगी, दूसरा कोई नहीं गाएगा। तो वो कवाली टाइप भी गाई है उन्होंने, पर वो नॉर्मल कवालियों को अवॉइड करते थे किशोर दा, वैसे नॉर्मल कवाली फिर उन्होंने बाद में हाँ, गाई है, बाद में और दो चार गाई हैं। बल्कि इसके लिए भी कहा जाता था कि रफी साहब का कहा गया था, लेकिन राजेश खन्ना जी ने कहा कि नहीं आपने ही गानी है, तो फिर वो आए थे बड़ी मुश्किलों से। हाँ बिल्कुल यही बात, यही सुनने आया कि तो वादा फिर तेरा उन्होंने, वादा। लेकिन बहुत खूबसूरत गाए वादा तेरा वादा। और क्या मास्टरपीस हिट है ना वो, कितना बड़ा हिट है ना। बहुत हाँ, बताइए, बहुत और इतना अच्छा लगता है सुनने में भी। बड़ा बिल्कुल ऐसा ही है। जी। बड़े दीवानेपन, देखिए राजेश खन्ना प्राइमरीली बहुत अच्छे एक्टर थे। अगर वो अपने स्टाइल स्टाइल आइकॉन में ना फंस गए होते और खराब फिल्में करने के चक्कर में ना फंस गए होते तो बहुत अच्छे एक्टर थे। उनको ये चाहिए था कि साल की 6 और 8 फिल्में ना करके अगर 2 ही करते तो शायद हाँ, उनकी लॉन्जिविटी लंबी होती और उनकी फिल्में बहुत ज्यादा चलती। अब वो आपने अगर ये दोनों फिल्में देखी हैं, आनंद भी और नमक हराम भी, बिल्कुल देखिए सर। वो इन दोनों फिल्मों में ही इज अ बेटर एक्टर देन अमिताभ बच्चन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसे ही। ही हैज एक्टेड मच बेटर देन अमिताभ बच्चन। हम्म। तो ये तो पता चलता है कि ही वाज अ बेटर एक्टर। सर लेकिन इवन अगर आप उसकी बात करें ना, अमर प्रेम की, तो अमर प्रेम में जो फर्स्ट सीन जो इनका था, जहाँ पे वो ऊपर भजन गा रही होती हैं, क्या नाम है उनका, तो रहना शर्मिला टैगोर। रहना बीती जाए। जी, रहना बीती जाए। वहां पे जो वो उतरे हैं उस टांगे से या उससे, तो वो जो फेस एक्सप्रेशन है वो देखकर ही, मतलब अगर आप फिल्मों को आप पसंद करते हो और आप बड़े शौक से देखते हो तो आपको मजा आ जाता है कि जो उनका एकदम फेस से पता लग रहा था कि वो क्या सोच रहे हैं कि आवाज कहाँ से आ रही है और ये बड़ी अच्छी लग रही है, मतलब बात किए बगैर आंखों से। इसी तरीके से वो इनकी जो फिल्म दो रास्ते है, उसमें जिस वक्त इनकी भाभी जो होती हैं, बिंदु वो बिंदु बिंदु, वो कुछ गड़बड़ कर रही होती है और ये वहीं सोफे पे बैठे पढ़ रहे होते हैं, बुक सिर्फ यहाँ तक उन्होंने बुक को पकड़ा, आईज नजर आई, तो वो उन आईज में इतना कुछ था ना एक्सप्रेशन, कि वो ये देख रहे हैं कि ये क्या कर रही है और ये क्यों कर रही है, और इस किस्म की चीजें जो उनकी, तो वो तो जैसे कहते हैं ना कि आंखों से बोलते थे राजेश खन्ना जी, डेफिनेटली। इसी तरह से अगर आप इत्तेफाक देखेंगी हम्म। तो उसमें भी इनकी एक्टिंग जो है वो बड़ी कमाल की है, राजेश खन्ना की। वही वही बिल्कुल। फेशियल एक्सप्रेशन से ही सब कुछ दिख जाता है कि इसके दिमाग में क्या चल रहा है। तो एक्टर तो ये बहुत अच्छे थे। अगर ये गलत फिल्में ना पिक की होती और बहुत ज्यादा हम्म। भीड़ ना लगाई होती कि मुझको 25 फिल्में 2 साल में करनी है, अगर ऐसा काम ना किया होता हम्म। तो मेरे ख्याल से ये बहुत लंबा टिकते और बहुत अच्छा करते काम। बिल्कुल। आई मीन लेकिन हम सर, तो, हाँ बताइए। सर ज्यादातर जो बहुत अच्छे एक्टर निकले इंडियन मूवीज के लिए अगर मैं बात करूं, तो वो थिएटर करके आए थे। चाहे आप राजेश खन्ना जी को ले लीजिए, चाहे आप इरफान खान जो थे, बिल्कुल वो बिल्कुल। भी बहुत बेहतरीन है, मतलब ऐसे एक्टर थे इरफान खान के। मुझे लगता है कि शायद पूरी एक सदी लगेगी कि दोबारा भारत को जो है वो इरफान खान जैसा कोई बहुत मिले। बहुत उम्दा एक्टर थे, और बहुत उम्दा। आई एम सो सैड कि बड़ी जल्दी चले गए। बहुत दुख, एग्जैक्टली, ब्रिलियंट, बहुत दुख, बहुत ब्रिलियंट। बहुत दुख होता है, बहुत दुख। यानी मैंने फर्स्ट मूवी उनकी देखी थी मियां मकबूल, फर्स्ट टाइम मैंने उनको उसमें देखा था। मकबूल। और मुझे हाँ, मकबूल में नाम वाम भी मुझे नहीं आता था, बस ये पता था कि शेक्सपियर के नॉवल पे ये मूवी बनी है, और उसके बाद तो खैर मैंने उनकी कोई फिल्म शायद ही मैंने छोड़ी हो।
लेकिन वो बहुत बेहतरीन एक्टर थे, लेकिन वो भी सिर्फ थिएटर से आए थे। इवन शाहरुख खान भी, थिएटर के एक्टर्स में ऐसी क्या बात आ जाती है कि वो बाकी लोगों से बेहतर हो जाते हैं? एक ट्रेनिंग मिल जाती है ना आपको एक्ट करने की, परफॉर्म करने की, डायलॉग कैसे बोलना है, फेशियल एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए। क्योंकि सिनेमा में क्या होता है कि आपने एक शॉट कंसीव किया और आपने एक सीन लेना है और डायरेक्टर ने बताया ऐसा है, कैमरा ने किया ऐसा है, फिर आपने कहा कि अच्छा नहीं है, चलो इसको कट कर देते हैं, दूसरा शॉट ले लेते हैं। थिएटर में तो पब्लिक सामने बैठी हुई है ना, आप थोड़ी ना कट करके रीशॉट कर सकते हो। सो यू हैव टू बी परफेक्ट एवरी टाइम। तो वो थिएटर की जो ट्रेनिंग होती है ना कि आप प्रॉपरली डिलीवर कर रहे हो, वो ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और थिएटर में एक चीज़ और होती है, मैं जब कलकत्ता रहता था तो मैं तो एवरी सैटरडे या एवरी सेकंड सैटरडे कोई ना कोई ड्रामा थिएटर देखता था। तो क्योंकि कलकत्ता में बहुत बहुत पॉपुलर है थिएटर और ड्रामा, मैं देखा करता था बहुत ज़्यादा। तो वहाँ तो मैंने ये देखा हुआ है कि अगर एक्टर स्टेज के ऊपर गड़बड़ी करता था तो ऑडियंस चप्पल फेंक देती थी उठा के। तो अगर तो आपको चप्पल लगेगी अगर ऑडियंस से, तो अगली बार आपको लिया ही नहीं जाएगा काम पे। तो ये थिएटर में तो यू हैव टू अवेयर ऑफ, यू हैव टू रियली डू इट ना, यू हैव टू परफॉर्म, ऑप्शन नहीं है आपके पास। बिल्कुल। तो वो चीज जो ट्रेनिंग हो जाती है ना, सीखता है ना इंसान, तो वो फिर सिनेमा में हेल्प करती है। दैट रियली हेल्प्स इन द सिनेमा। तो ये इनको भी इसी तरह हेल्प किया हुआ। वो हमारे क्या नाम है इनका, नसीरुद्दीन शाह हैं, या हमारे वो जो क्या कपूर हैं जो पहले करमचंद के नाम से एक्टिंग किया करते थे, पंकज कपूर। पंकज कपूर, हाँ, ये सब शाहिद कपूर के फादर, शाहिद हाँ, कपूर के फादर। ये भी सब जी थिएटर से आए हुए लोग हैं ये सब। तो आपको दिखता बिल्कुल। है इनकी एक्टिंग में दिखती है ना ये चीज कि ये अच्छे एक्टर, वो थिएटर का असर नजर आता है। ओमपुरी साहब थे, हाँ, बहुत ओमपुरी भी थे थिएटर के ही एक्टर। बहुत। हाँ बिल्कुल। तो ये चीज दिखती है थिएटर के एक्टर्स में, ये थोड़ी बहुत होती है। लेकिन मैंने ये, अब संजीव कुमार भी थिएटर के एक्टर थे, संजीव कुमार भी थिएटर से ही आए थे। मैंने ऐसा भी देखा सुना है कि कई लोग ऐसे होते थे जो कि फिल्मों में या एक्टिंग में उनको रोल मिल जाते थे, तो रोल्स करने के बाद वो जाके फिर थिएटर में भी कुछ करते थे ताकि वहां की ट्रेनिंग भी मिल जाए। ये भी होता था। बिल्कुल, एक बोल्डनेस भी आ जाती है, इसलिए कि आप जब ऑडियंस के सामने परफॉर्म करते हैं तो वही बात। उसके लिए भी बड़ी हिम्मत चाहिए होती है। मतलब मैं इस चीज में बहुत शाय हूँ, मैं इसलिए कह रही हूँ। मुझे तो मतलब हाँ सामने ऑडियंस बैठी हो ना, और मुझे कोई जब मैं स्कूल पे, इवन कॉलेज में भी थी, और होता है स्टूडेंट्स लाइफ में, आप कई चीजें परफॉर्म करते हैं स्टेज पे, तो मुझे तो सही घबराहट हुई होती थी कि कब जान छुटेगी, अब मैं यहाँ से जाऊंगी। तो मुझे अजीब सा लगता था, सब मुझे देख रहे हैं। तो वो वाली, हालांकि वैसे मैं बात करूं तो मैं बहुत बोल लेती हूँ, लेकिन अगर मेरे सामने ऑडियंस बैठी हो तो फिर मैं काफी नर्वस हो जाती हूँ। मुझे समझ नहीं आती कि कैसे होगा। तो वो एक कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है ना, तो वो चीज एक्टिंग, परफॉर्मेंस, कॉन्फिडेंस सब आ जाती है ना थिएटर में एक्टिंग करने से। बिल्कुल। दैट मतलब इज, आपको ऑडियंस फेस करना आ जाता है, ऑडियंस फेस करना आ जाए तो वो बहुत बड़ी बात होती है। बिल्कुल आपको पता है बिल्कुल कि ऐसे। ऑडियंस रिएक्शन क्या होगा। हाँ, तो दैट ऐसे विल ही। हेल्प। तो वो बस वो चीज होती है। और फिर दूसरी एक चीज होती है, आपको लाइट पता चल जाती है कि फेस पे कितनी पड़ रही है, कितनी नहीं पड़ रही है। हम्म स्पॉटलाइट क्या है, डायलॉग डिलीवरी कैसी करनी है, कौन सा हम्म जोर से बोलना है, कौन सा आस्ते बोलना है, सब कुछ पता चल जाता है। तो ये सब चीजें हेल्प करती हैं। तो बिल्कुल ऐसा ही। जी। अब राजीव, मैं सच बोलता हूँ आपको दिल की बात, क्यों, मैं तो संगीत, आई एम अ म्यूजिक लवर, मैं तो संगीत बहुत प्यार करता हूँ और मैं सब तरह के गाने सुना करता था। और मेरे लिए ये फर्क नहीं पड़ता था कि ये अमिताभ गा रहा है या नवीन निश्चल गा रहा है या राजेश। बिल्कुल। गाना अच्छा है तो बहुत अच्छा है। अब उसमें ये होता था कि मेरे को सच में ये चीज का बड़ा दुख हुआ था कि राजेश खन्ना ने उल्टी सीधी फिल्में क्यों साइन करनी शुरू की। अगर ये थोड़ा लंबा टिका होता है तो हम एक तरफ अमिताभ को भी देखते और एक तरफ राजेश को भी देखते और दोनों की फिल्मों के गाने एंजॉय करते और बड़ा मजा आता हमारे। क्योंकि देखिए ना, जतिंदर जी भी चले, उनके साथ धर्मेंद्र भी चला करते थे, और इनको कोई ये भी नहीं था कि कोई खुदा ना खास्ता कोई पैसों की जरूरत है तो आप उसके बाद आप कहते हो कि चलो कैसी भी मूवीज कर लूं, वो वाला भी नहीं था। इसलिए कि मैंने जहां तक सुना या पढ़ा है, तो ये तो जब पहली फिल्म के लिए काम मांगने निकले थे तभी मर्सिडीज में गए थे। तो हाँ पैसों का तो इशू नहीं था कि मजबूरी में कर रहे। फिर पता नहीं क्यों इन्होंने कई गलत फिल्में की, बल्कि
आखिरी टाइम तक जो इनकी मूवीज आई हैं उनमें से मैंने कई तो देखी भी नहीं है वो, मगर उनका थोड़ा बहुत जो आपको पता है इधर उधर कहीं नजर आ जाता है तो वो तो बहुत ही मुझे अफसोस हुआ देख करके, आखिर क्यों इस तरह की मूवीज उन्होंने साइन की। हाँ, बस वही है कि कुछ इन्फ्लुएंस गलत, यार दोस्त गलत, या डिसीजन मेकिंग गलत। इंसान बिल्कुल ऐसा ही है। डिसीजंस गलत ले लेता है, गलतियां करता है इंसान। तो वही हुआ इनसे बेसिकली। अब अमिताभ बच्चन ने भी तो हजरा कितनी फिल्में, थर्ड क्लास फिल्में की हुई, देख नहीं सकते आप हॉल में जाके, अति रद्दी फिल्में की हुई। उनका तो एक टाइम पे सर कैरियर तकरीबन खत्म होने के ऊपर आ गया था, वो तो केबीसी मिला तो दोबारा से अमिताभ जी को सब लोग देखने लगे, वरना केबीसी से पहले तो कहा जाता है कि बिल्कुल कैरियर खत्म हो गया था, कंपनी इनकी कर्जे में चली गई थी और पता नहीं क्या कुछ हो गया था। लेकिन ये कि बहरहाल कोशिश करते रहे तो बेहतर मूवीज मिल ही जाती हैं। और अब उसके बाद केबीसी के बाद तो मेरे ख्याल है बच्चन साहब ने कभी शायद मुड़ के भी नहीं देखा होगा कि पहले क्या हुआ था, इतनी सक्सेस उनको मिली। ठीक बात, बिल्कुल ठीक कहा। और ही इज यूनिक, उनके जैसा दूसरा कोई नहीं। नहीं, मैं तो अक्सर लोगों को उनकी एग्जाम्पल देती हूँ कि जो लोग हिम्मत हारने लगते हैं ना या कहते हैं नहीं और अब नहीं हो रहा मैंने नहीं, बच्चन साहब को देखो उन्होंने किया, आप भी कर सकते हो। तो मैं हर एक को यही कहती हूँ कि कोशिश करते रहनी चाहिए। वो जो कहते हैं ना, क्या हिम्मत करने वाले की हार नहीं होती, वो एक है ना उनका, ठीक बात, कोशिश करने वाले की तो वही होना चाहिए। ठीक बात। फिर राजेश खन्ना ने अपनी पर्सनल लाइफ भी तो तबाह करके रखी हुई थी ना। हम्म। उनको पता नहीं क्या शौक चढ़ा था कि मेरे को डिम्पल से ही शादी करनी है, जो 17 साल की 16 साल की लड़की है। और फिर उससे शादी करने के बाद वो दीवानी, तो उनकी उनकी माँ थी, डिम्पल की माँ थी, शादी डिम्पल से कर ली। फिर तो सर डिम्पल डिम्पल की माँ की भी तो वो एज के नहीं होंगे, उससे भी तो छोटे ही होंगे। कितनी एज थी राजेश खन्ना जी की? 30s में थी शायद एज जब उनकी शादी हुई है। जब उनकी शादी तो हुई तो ऐसे बिल्कुल ठीक ही बात। वाज मस्ट बी 35 और समथिंग। लेकिन अगर आप उनको देखें, दिलीप कुमार साहब ने भी तो 22 साल छोटी से की थी, तो वो तो एक अलग चीज होती है कि किसी की अंडरस्टैंडिंग हो गई है। तो अब उनकी डिम्पल की माँ से तो नहीं शादी हो सकती थी, वो तो बड़ी होंगी उनसे काफी। लेकिन फिर इन्होंने फिर वो अपनी जो गर्लफ्रेंड थी इनकी, अंजू महेंद्रू, हाँ। वो एक साइड में गर्लफ्रेंड तो हमेशा ही थी इनकी। और फिर इनके बाद वो वैसे उनके कोई दूसरे अफेयर्स नहीं थे इधर उधर, लेकिन फिर उन्होंने अपनी साली के साथ एक फिल्म साइन कर ली। तो वो तो साली के सर साथ, फैमिली प्रेशर होगा ना, उनको शौक होगा साली को आने का। मैंने तो जो पढ़ा था वो कह रही थी कि उनको बड़ा शौक था, तो उन्होंने कहा होगा जी मेरे साथ एक फिल्म कर लो। तो वो इनको चाहिए था कि भाई तुम मेरे को अवॉइड करो, किसी और को रिकमेंड कर देता हूँ। हाँ। बिकॉज वो फिल्म तो फ्लॉप हो गई ना, लोगों ने एक्सेप्ट नहीं की। अनुरोध जो थी हाँ, वो फ्लॉप हो गई थी। हालांकि सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे। हाँ, सॉन्ग्स अच्छे थे। लेकिन फिर उसके बाद ये फिर टीना मुनीम के साथ लग गए। तो ये जो लेकिन टीना मुनीम के साथ तो कई मूवीज इनकी हिट भी हुई थी हिट कहाँ है फिल्म में सर, ऐसी। सौतन और पता नहीं 50-50 और ऐसी कई मूवीज थी, वो हाँ, तो हिट भी सौतन, हो गई। सौतन हिट थी, ये सच है, सौतन हिट हाँ। थी। ज्यादातर फिल्में हिट नहीं है। 50-50 पता नहीं हिट थी कि नहीं, अलग अलग एक फिल्म थी, पता नहीं हिट थी कि नहीं। हाँ, कुछ फिल्में नहीं बनाई, कई मूवीज आई, कई मूवीज आई थी। पता नहीं हिट थी कि नहीं। मगर एक इनकी जो वो एक चीज और क्या थी कि अगर ये जब इन्होंने डिम्पल से शादी की थी ना, तो मेरे को जहां तक याद है 7 या 8 लड़कियों ने सुसाइड कर ली थी कि हम तो लाइन लगा के बैठे थे, इसने उनसे शादी कर ली। तो ये अगर शादी ना करते तो इनका वो स्टारडम थोड़ा और अच्छा रहता। स्टारडम को एक हिट हुई थी शादी करने से। मगर सर ये भी सुनने में आया था कि ये चाहते थे कि डिम्पल कपाड़िया दोबारा से मूवीज में ना जाए, इस वजह से भी इनकी मतलब जो फैमिली लाइफ थी वो खराब हुई थी, कि वो चाह रहे थे कि वो घर पे ही रहें। वो चाहती थी कि मैं मतलब मूवीज करूं, ये भी था। और फिर हीरो कब तक शादी नहीं करेगा, इसलिए कि कोई लोग जो है वो सुसाइड कर लेंगे। वैसे उनका भी मुझे अजीब ही लगता है कि किसी हीरो के लिए सुसाइड कर लेना। ठीक बात है। आजकल तो नहीं है ऐसा, आजकल ये वाला क्रेज नहीं होता हाँ, हीरो के लिए। ठीक बात। शाहरुख और आमिर खान के टाइम से भी ये क्रेज नहीं है लड़कियों में, लेकिन मैंने अभी तक नहीं सुना कोई इनके लिए कहीं से। इनके लिए था ना, बहुत पागल हाँ, क्रेज इनके लिए था। इनके लिए था ना। इन तो वो एक असर पड़ा ना इनके करियर के ऊपर। बहरहाल हमको इन्होंने मतलब किशोर कुमार और राजेश खन्ना के गाने आप ढूंढ लीजिए, आपको ऐसे खूबसूरत गाने मिलते हैं और इतने सारे मिलते हैं कि मजा आ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है। इन्होंने दोनों ने हमको बहुत बहुत प्यारे गाने दिए। और एक चीज और क्या हो गई थी कि जब राजेश खन्ना के गाने हिट होने लगे और किशोर उनके साथ बैठने लगे, तो वो म्यूजिक डायरेक्टर्स जो किशोर के साथ काम या आम तौर पे नहीं करते थे, वो भी किशोर को लेना शुरू हो गए।
और उनको भी एक अवेयरनेस होगी कि हमको गाना अच्छा बनाना पड़ेगा, नहीं तो हमारी फिल्म ये चलेगा नहीं काम। तो ये नहीं है कि सिर्फ आर.डी. बर्मन या एस.डी. बर्मन ने अच्छे गाने बनाए हैं, सभी ने अच्छे बनाने शुरू कर दिए और सब अच्छे गाने देने लग पड़े किशोर के लिए। और वो अच्छा रहता है ना सर, कंपटीशन अच्छा रहता है, इंसान अपने आप को और बेहतर करता है कि कंपटीशन में। तो बिल्कुल बिल्कुल। सो हमको अगर मतलब हिस्ट्री की तरह देखा जाए, बिकॉज नाउ नो किशोर इज नॉट देयर, राजेश इज नॉट देयर, तो अगर हम हिस्ट्री की तरह देखें इन चीजों को तो वी विल remember them together as a very very pleasant music that they have given. एग्जैक्टली And राजेश खन्ना एग्जैक्टली चुनिंदा फिल्में अगर आप राजेश खन्ना की पिक कर लेंगे, जो अच्छे डायरेक्टर्स ने बनाई हैं, जो अच्छी फिल्में हैं, you will enjoy those films very much. इवन सर बाद में अवतार मूवी भी इनकी बहुत खूबसूरत फिल्म आई थी, अवतार, हाँ बड़ी हिट थी। जिसके बाद ऊपर फिर बागबान फिल्म बनाई गई इनकी। एक कुदरत एक फिल्म मैं कई बार देख चुकी हूँ, मुझे उसके गाने भी बहुत अच्छे लगते। बहुत अच्छी आई वॉच इट फॉर राजेश खन्ना एंड विनोद खन्ना। विनोद खन्ना जैसे कहना चाहिए ना कि बहुत ही मुझे पसंद थे विनोद खन्ना जी। लेकिन उनका जो स्टाइल था, जो करिश्मा उनकी पर्सनालिटी का था, बहुत अच्छा था, बहुत वो शायद इंडियन फिल्म इंडस्ट्री में आज तक किसी का नहीं जो विनोद खन्ना में। ठीक बात, ठीक बात। अगर विनोद खन्ना ने अगर उस वक्त ओशो के लिए नहीं छोड़ा होता ना अपना करियर, तो नंबर 1 पे पहुंच गए होते, एकदम पहुंच गए। ये लेकिन कुदरत के अंदर एक चीज और है कि वो शायद एक अकेली ऐसी फिल्म है जिसमें प्रिया राजवंश ने बहुत अच्छी एक्टिंग की। आपको नॉर्मली आप कहेंगे कि प्रिया कोई एक्टर थोड़ी है, ऐसे ही है, लेकिन उसमें उसने बहुत अच्छी एक्टिंग की। मगर उनको सर एक क्रेडिट जरूर जाता है, जो मेरी मदर कहा करती थी कि इनको गाने बहुत अच्छे मिले, प्रिया राजवंश को। ये जिस फिल्म में होती थी उसके सॉन्ग्स इनको अच्छे मिल जाते थे। मेरी मदर को वो कभी पसंद नहीं आई, वो कहते हैं उसकी मूवी मुझे नहीं अच्छी लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती देखना, लेकिन और जो सॉन्ग्स उनको मिला करते थे ना उस टाइम पर, वो बहुत सुपर हिट और बड़े खूबसूरत गाने हुआ करते थे। इवन कुदरत का भी, कुदरत फिल्म में भी जो है ना, वो क्या ये यूं ही महफिल रंग यूं ही जलने दो करके कुछ सॉन्ग है, तो वो बड़ा खूबसूरत गाना है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा गाना है कुदरत वाला। सारे गाने इनको वो मदन मोहन के म्यूजिक के चेतनानंद के डायरेक्शन में मिले हुए हैं, तो अच्छे ही गाना हुए करते थे, सारे अच्छे हुआ करते थे। बिल्कुल ऐसा ही है। कुदरत में इनकी एक्टिंग बहुत अच्छी है, तो वो एक देख के अच्छा लगता है। कुदरत की आपने बात की तो याद है, हाँ राजेश खन्ना की एक वो प्रेम नगर भी बहुत अच्छी फिल्म है, ही हैज डन अ वेरी गुड जॉब, बड़ी अच्छी हिट भी अच्छी थी वो गाना उसकी, वो इनकी अप्रिशिएट भी की गई थी एक्टिंग बहुत ज्यादा। कई फिल्में इन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में इन्होंने काफी दिनों तक की हैं, बट वही है कि हालांकि बाद में भी कैरियर खराब होने के बाद भी बीच बीच में कहीं कहीं अच्छी मूवीज इनको मिल गई, जैसे अभी मैंने कहा अवतार और इस तरह की कई फिल्में इनको मिलती रही, लेकिन बस ज्यादातर जो थी वो ऐसी नहीं थी कि जो हम कहीं बोल सकेंगे भाई देखनी चाहिए। थैंक यू सो मच सर। जी जी आप कुछ कहना है? ऐसी फिल्म भी हैं जो कि फिल्म अच्छी नहीं, गाने बहुत अच्छे हैं, ऐसी भी हैं। हाँ गाने, बल्कि हमारे एक रिलेटिव थे, उन्होंने पता नहीं कौन सा गाना था मुझे नहीं पता, लेकिन जब उन्होंने वो मूवी देखी उस गाने के चक्कर में, तो वो कहने लगे कि काश मैंने नहीं देखी होती तो अच्छा था। इवन उन्होंने सोचा कि मैंने वो वीडियो भी ना देखी होती, क्योंकि वो कोई एक्स्ट्रा रोल करने वाले लोग थे जिनके ऊपर वो गाना पिक्चराइज किया गया। तो पहले तो हो जाता था ना कि कोई भी गा देगा, सड़क पे जा रहा है वो गा रहा है, तो कोई कहीं घूम रहा है गा रहा है, तो उसके लिए हीरो हीरोइन जरूरी नहीं होते थे। तो कई सॉन्ग्स ऐसे भी होते थे ब्लैक एंड व्हाइट मूवीज के, जो कि हीरो हीरोइन के अलावा कोई लोग गा लेते थे, तो छोटे मोटे रोल जो कर रहे होते थे। तो बहुत शुक्रिया सर कि आपने आज ज्वाइन किया, एंड आई होप कि आपको हम नेक्स्ट वीक फिर देखेंगे बहुत जल्द, और हम आगे दोबारा कोई सिंगर्स और एक्टर्स जो है उनके ऊपर बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी, थैंक यू वेरी मच। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू।